देखें सभी मित्र, और ये आज आपका जो चैप्टर है या आप कह सकते हैं कि ये जो है चैप्टर भी मान सकते हो वैसे जीके का। वैसे यहाँ पर यह है ये कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा। तो ध्यान रखें ये जो है जीके का जो है पेपर है CHSL का फ्रेंड्स। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये GS है, GS का यानी CHSL का पेपर है। और ये जो है सन 2018 का जो पेपर था ये सन 2019 में हुआ था फ्रेंड्स। तो ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और ये किस तरह का जो पेपर होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, राइट। और ये आपको देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो देखो एक मिनट बस कैमरे को सही कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम से परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स ये हमारा जो है कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा है, ठीक है। और ये परीक्षा जो है आपकी जो है 11 जुलाई 2018 को जो है मतलब 11 जुलाई 2019 को जो है ये प्रस्तावित हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको अभी एक सेकंड में मैं दिखाते जाऊँ। और ये पेपर है जीके का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये पेपर आपका जीके का है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखें ये जीके का पेपर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आपका जो पेपर है वो जीके का है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये जो है पेपर है। तो देखें फ्रेंड्स ये जो है आपके सामने जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और ये आप देख लीजिए। और देखो ये है, ठीक है, पेपर आपका जीके का। तो देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ SSC CHSL, देखो SSC CHSL ये लिखा है ना, CHSL, ठीक है, CHSL टियर फर्स्ट परीक्षा पेपर 2018। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 11 जुलाई का है, ठीक है, और ये 11 जुलाई 2019, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 जुलाई 2019 का पेपर है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा फोटो को इधर हटाने की कोशिश करूँगा कि जो है आपको पूरा जो है डेट वगैरह सब कुछ जो है दिखाई दे जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए ये आपका जो है पेपर है, आराम से देख लो। और यहाँ पे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार और समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है, ठीक है, ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे इसके 4 जो है आंसर हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको बताया था, देखो 11 जुलाई का है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये 11 जुलाई का है, ध्यान रखें, ओके। और ये 11 जुलाई का पेपर है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, अपने में दिमाग में बिठा लीजिए आराम से। 11 जुलाई का ये पेपर है, राइट। ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर, ऑनलाइन होने वाला पेपर है ये 2018, हेल्ड ऑन 11 जुलाई 2019। और ये इवनिंग, ये कब हुआ था आपका, इवनिंग यानी शाम को, शाम की शिफ्ट में हुआ था, शाम की पाली में। और ये जनरल अवेयरनेस का पेपर था। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि मैंने रीजनिंग का जो पेपर है वो आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको मैंने करा दिया है, राइट। ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि रीजनिंग का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पे इससे पहले जो अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन जो है किस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे समझें और उसका आंसर समझें ध्यान से, ओके फ्रेंड्स। देख लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ध्यान से देख लीजिए, इसमें कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है। ये इसमें आराम से आपसे पूछा गया, ये आप देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 4 विकल्प आपको दिए गए दोस्तों, और इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है INS सुकन्या, दूसरा है INS विक्रांत, और तीसरा है INS सरयू, और चौथा है INS कार निकोबार। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तो आपका जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल
सही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे जो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ये देखो INS सरयू, ये वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है। तो आपको देखें आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो आराम से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आराम से। और यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है ध्यान से सुन लीजिए, ये कह रहा है 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों के एकल को किसके द्वारा जीता गया था। इस प्रकार का ये प्रश्न है फ्रेंड्स। और इसके जो 4 ऑप्शन है वो जो है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको चॉइस करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोबारा से सुन लो ध्यान से, 2018 BWF यानी इसको कहते हैं वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों के एकल को किसके द्वारा जीता गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आपको 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है फ्रेंड्स। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं और बताइए आप वहां पे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख लो आराम से, ये 4 ऑप्शन है। और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखो, ये 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे जो पहला जो ऑप्शन है वो सी यूकी है, दूसरा है समीर वर्मा, और तीसरा है सोनबान हो, और जो चौथा है वो है केंतो मोमोतो, ठीक है, केंतो मोमोतो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझ रहे हो, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही है, CUकी, ध्यान रखें इस बात का फ्रेंड्स यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नाटकीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो इसमें से आपको बताना है शास्त्रीय नाटकीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स देखें, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नाटकीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, और ये 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है वो दे रखा है पंडित शिव कुमार शर्मा, दूसरा दे रखा है पंडित कुमार गंधर्व, और तीसरा दे रखा है बाल मुरली कृष्ण, और चौथा दे रखा है पंडित रवि शंकर। तो इनमें से इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। इन 4 में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल से सही ऑप्शन है, तीसरा, इसे हम जो है बाल मुरली कृष्ण कहेंगे। ये तीसरा जो ऑप्शन है इनका, ये एकदम से राइट है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जल्दी से ध्यान से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था। तो इसमें से फ्रेंड्स ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके राइट, ये आपको बताना है कि किस में से ये जो है, यानी भारतीय गवर्नर नहीं था, रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था, इन 4 में से कौन सा नहीं था, उस व्यक्ति को आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 4 में से भारतीय गवर्नर कौन नहीं था, कौन नहीं रहा है, वो आपको बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। आपके सामने देखो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है। सबसे जो पहला जो ऑप्शन है वो MS गिल है, दूसरा ऑप्शन है D सुब्बा राव, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है MN मोहन सिंह, और चौथा जो ऑप्शन है वो है M नरसिम्हन। तो यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पे MS गिल, ये वाला जो आंसर है ना, ये आपका परफेक्ट है, MS गिल, ध्यान रखें। MS गिल जो आपका जो आंसर है वो जो है ना वो सही आंसर है, ध्यान रख लीजिए। MS गिल आपका आंसर सही है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। MS गिल आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, MS गिल आपका राइट आंसर है।
तो यहाँ पे देखें एम एस गिल यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एम एस गिल, ये इसका जो है राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपकी में अच्छी तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें एम एस गिल आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो सभी पेपर की जो है ये तो सभी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, तो ये सभी जो है पेपर चल रहा है, ध्यान रखें पेपर का है ये, जीके का, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया, ये जो है पेपर का है, ध्यान रखें। तो आगे आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपसे कह रहा है सूचना, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पूछा गया आपको ASCII का पूर्ण रूप। तो देखो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। तो ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और जो तीसरा जो ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे ध्यान रखें आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ये इसकी जो है फुल नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखें पेपरों में फुल फॉर्म भी आती है पूछने को। तो ASCII का जो पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे करा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है स्थित है फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हेमिस है, दूसरा ऑप्शन है दुधवा, और तीसरा है वन विहार, और चौथा है यहाँ पे दाचीगम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर है वो है दुधवा। ध्यान रखें दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान यूपी में स्थित है। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और पेपर की नॉलेज आपको अच्छी लग रही है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए नई नई इसी तरह की जो है वीडियो में लेके आता रहूँ और आपकी पढ़ाई एकदम से चलती रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो होती रहे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको 4 ऑप्शन आते हैं, और आप आराम से देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो मैं 2 ऑप्शन आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिखाने से पहले थोड़ा इसको सुन लीजिए क्वेश्चन के बारे में, ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो वेब कैम है ना, ये इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। बाद बाकी आपको 2 ऑप्शन और भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इसके ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसका जो आंसर क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँ आपको जो आंसर है वो आपका वेब कैम है, और ये इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी दिखा देता हूँ। इसके 2 ऑप्शन कौन है, तो ध्यान रखें प्रोजेक्टर यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे इनपुट जो डिवाइस है वो वेब कैम। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो उसका आंसर है वेब कैम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले थोड़ा सा इसके जो ऑप्शन है उनको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखें इसके जो ऑप्शन आने वाले हैं, देखें ध्यान से। तो देखो इसके जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको उनको भी जो है मैं लिख देता हूँ। एक तो साउंड कार्ड है, ठीक है, एक जो है हेडफोन है, ध्यान रखना। एक तो साउंड कार्ड है, ठीक है, जो तीसरा जो ऑप्शन है इसका साउंड कार्ड है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लिख जाए तो लिख देता हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि लिख जाए साउंड कार्ड और हेडफोन। तो ये जो है इसकी जो है तीसरी और चौथी जो है ऑप्शन है। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है
तीसरा वो साउंड कार्ड है, ठीक है। तो उसको फ्रेंड्स यहाँ पे देखूंगा मैं जो है लिख जाए, तो वैसे तो यहाँ पे कोशिश करूँगा कि वो जो है लिख जाए। तो यहाँ पे एक साउंड कार्ड है, तीसरा जो ऑप्शन है आपका साउंड कार्ड लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो ऑप्शन है वो एक है साउंड कार्ड, ठीक है, साउंड कार्ड, ठीक है, ओके। और एक तो ये आपका वेबकैम हो गया, एक आपका प्रोजेक्टर हो गया, एक आपका साउंड कार्ड हो गया। आंसर तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ कि इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो सही है, ठीक है। और जो एक इसका जो ऑप्शन है, देखो एक तो ये साउंड कार्ड हो गया, ठीक है, और एक प्रोजेक्टर हो गया, और एक इसका जो है ईयरफोन, हेडफोन जो कहते हैं वो है, ईयरफोन या हेडफोन जिसे कह सकते हैं, हेडफोन। एक इसका ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, हेडफोन, ईयरफोन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से जो इनपुट डिवाइस है वो आपकी ये है वेब कैमरा, ठीक है, वेब कैम, ठीक है, ओके। वेब कैमरा क्या होता है, और ये जो है वेब कैमरा आप जो है काम आता है जो है जब आप ऑनलाइन क्लासें लेते हो उसकी, ठीक है। अगर यदि आपके लैपटॉप का कैमरा काम नहीं कर रहा तो वो वेब कैमरा होता है। और मैं आपको ऑटोमेटिक बता दूं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मेरी जो यहाँ पे वीडियो जो बन रही है वो वेब कैमरा के द्वारा ही बन रही है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। ये जो मेरा इमेज आ रहा है वो वेब कैमरा के द्वारा ही आ रहा है, ठीक है, राइट, समझ गए। तो ये इनपुट डिवाइस होती है। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करा देते हैं फ्रेंड्स। देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये इसमें जो पूछा गया है वो सुन लीजिए ध्यान से, क्या पूछा गया आपसे देखो यहाँ पे पूछा गया है 1989 में रिचर्ड और रहोड़ा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो क्षेत्र है आपका वातावरण है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेकंड सही है। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और ना ही चित्रकारी के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखें यहाँ पे जो आपका वातावरण है इसके जो क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और चित्रकारी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता ये जो है पुरस्कार, और संगीत के क्षेत्र में भी नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखें 1989 में रिचर्ड और रहोड़ा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको बीच में बताना है कि कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका वातावरण है, एनवायरमेंट, वातावरण कहते हैं एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरमेंट क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आपको करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देख लीजिए। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, और ये जो है इतिहास का क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। और इतिहास जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे पाएंगे। भाई इतिहास जिन स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है वो इसका आंसर बहुत जल्दी से दे पाएंगे। तो देखो ये कह रहा है भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई। सीधा सीधा क्वेश्चन है इसका, कितना टॉप और कितना सरल क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कितना सरल और कितना टॉप क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखें 23 मार्च 1931 को, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कि 23 अप्रैल 1932 है, 28 जनवरी 1933 है, 23 फरवरी 1930 है। तो यहाँ ध्यान रखें आपका 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। और ये जो इतिहास की डेट है, जिसने इतिहास पढ़ रखा है वो आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है यहाँ पे। चलिए आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लो ध्यान से। ये कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है। तो देखो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है इलाहा ग्रैंड, ठीक है, ध्यान रखना इलाहा ग्रैंड। और ये यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन है आपका कच्छा दीवू, और सेकंड ऑप्शन है चूराओ, और ठीक है इस तरह से। और एक चौथा ऑप्शन और है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ चौथा ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, ये आपको 2 ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो इला ग्रैंड है, और जो चौथा ऑप्शन है वो दीवार है। तो मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है, इला ग्रैंड और दीवार को, और वो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ठीक है, तीसरा और चौथा। तो मैं यहाँ पे आपको जो है लिख देता हूँ इला ग्रैंड
ये जो है यहाँ पे एक तीसरा जो ऑप्शन है आपका इला ग्रैंड है, ध्यान रखें। और मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख जाए तो थोड़ा सा ये आपका ध्यान रखें, यहाँ पे इला ग्रैंड है, इलाहा ग्रैंड, इलाहा ग्रैंड, ठीक है, समझ रहे ना आप, इलाहा ग्रैंड ये है एक आपका। और एक है आपका दीवार, ठीक है, एक दीवार ऑप्शन है, दीवार, ध्यान रखें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है। तो भारत और श्रीलंका के द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है तो वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे कच्छादीवु वाला सही है। देखो ये कच्छादीवु, ये जो है यहाँ पे सही है, कच्छादीवु, समझ रहे हो ना आप, कच्छादीवु इसका जो है एकदम से परफेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या मीथेन नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ध्यान रखिए ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन में से यहाँ पे फ्रेंड्स बताना है, ध्यान रखिए। तो मैं आपकी यादाश्त के लिए बता दूं, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं आपको, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे जो आपका जो आंसर आने वाला है फ्रेंड्स वो आपका चौथा आंसर है, ध्यान से सुन लीजिए, चौथा आंसर है यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन, ये वाला आंसर यहाँ पे सही है, नाइट्रोजन, ये ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे चौथा आंसर आपका सही है नाइट्रोजन, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये वाला नाइट्रोजन जो आंसर ये यहाँ पे ये जो है सही है। देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है जलवाष्प, ये सही नहीं है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरा है यहाँ पे मीथेन, ये भी जो है इसका सही आंसर नहीं है मीथेन का, ठीक है, ये मीथेन भी जो है यहाँ पे सही आंसर नहीं है आपका। दूसरा आपका दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है देखें ध्यान से किस तरह का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। प्रमुख राज्य कर बताना है, ध्यान, भारत का प्रमुख राज्य कर, भारत का प्रमुख राज्य कर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा भारत का प्रमुख राज्य कर है। ध्यान रखें, भारत का प्रमुख राज्य कर आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो सीमा शुल्क है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका ये है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका आयकर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका निगम कर। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रमुख राज्य कर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे आपको यादाश्त के लिए बता दूं, प्रमुख जो राज्य कर है हमारा वो है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन सही है, बाद बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब चलिए आपको करा देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें ध्यान से स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें कहा गया है मई 2019 में पैसिफिक बेनगाई समुद्री अभ्यास खालिस्तान में आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना है कि किस में जो अभ्यास है वो आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखें आप ध्यान से यहाँ पे, और ये आपके जो है ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तो वो ऑप्शन आप ध्यान से देखना है और उन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका है चीन। सबसे जो पहले वाला जो ऑप्शन है वो आपका है चीन, ठीक है। और मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन है आपका गुआम, बी ऑप्शन है गुआम, ध्यान रखना गुआम है, बी ऑप्शन है गुआम, समझ में आ गया होगा आपकी में गुआम, ठीक है। जो सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन है आपका जापान, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका जापान है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है जापान, राइट।
डी ऑप्शन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह के आपके लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और इसमें से आपको बताना है जो ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि मई 2019 में पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री अभ्यास में, यानी में का मतलब किस में, यहाँ पे खाली जगह दे रखी है ना, ये पूछ रहा है खाली जगह, यानी किस में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री जो अभ्यास था वो आपका गुआम 2019 की बात कर रहा है, मई 2019 की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुआम में, कहाँ पे जो अभ्यास किया गया था, गुआम में, ठीक है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन जो है मैच से है। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी, ये आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स मैच देखता होगा उसको मालूम होगी, और वैसे जो मैच नहीं देखता है उसे भी ये याद में रखना है क्योंकि ये जी की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से याद रखना है, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी, ध्यान से देख लीजिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है, ठीक है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी, ठीक है। सबसे पहले विश्व कप की बात करा, पहले 2 विश्व कप की बात करा, जो सबसे पहले विश्व कप हुए थे और वो सबसे पहले जीते थे, और 2 विश्व कप जीते थे, एक नहीं बल्कि लगातार जो है 2 विश्व कप जीते थे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका आंसर तीसरा वेस्ट इंडीज आपका आंसर सही है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा देते हैं। देखो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देख लीजिए। हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए दिए गए हैं, ग्रीस, चीन, पेरू और भारत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रख लीजिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन ग्रीस दे रखा है, और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो चीन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपका पेरू है, और चौथा ऑप्शन आपका भारत है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो ग्रीस आंसर है ये आपका यहाँ पे सही है। ग्रीस जो है देश है एक, और वो जो है हेलेनिस्टिक जो शब्द है उस देश के लिए यूज होता है। हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो हेलेनिस्टिक जो शब्द है वो आपका ग्रीस से संबंधित देश, ग्रीस से संबंधित है, ध्यान रखें, ग्रीस देश से संबंधित है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपका 16वां क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पे देखो जो 16वां क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है। ध्यान रखना, प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है इसने। अब देखो प्रसिद्ध टांगलिया शॉलों की बात की जाए तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको फ्रेंड्स दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रसिद्ध टांगलिया जो शॉल है वो किस राज्य से संबंधित रखती है, किस राज्य में जो है प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आंसर है वो गुजरात आएगा, ठीक है। गुजरात टांगलिया जो शॉल होती है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको जो है करा देता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपका 17वां जो है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया है। तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है, ध्यान से समझ लीजिए, और ध्यान से आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर जो है इसका सही है, ठीक है। जून 2019 देख लो आप, जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार, ठीक है, गंगा पुनरुद्धार और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया है, ये आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। ये कौन सा मंत्रालय बनाया गया था फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे मंत्रालय दे रखा है जल निधि, ठीक है। दूसरा आपका जल जीवन,
और तीसरा आपका जल संग्रह और चौथा आपका जल शक्ति है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है जल निधि, दूसरा है जल जीवन, तीसरा है जल संग्रह और चौथा है जल शक्ति। तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन है ये आपका सही है, जल शक्ति। ध्यान रखना, चौथा जो ऑप्शन है आपका जल शक्ति, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है फ्रेंड्स, जल शक्ति, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपकी में? तो जल शक्ति जो आपका आंसर है वो आपका सही है और ये चौथा ऑप्शन है और ये जो है सही है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये जल शक्ति, ये जो है आंसर है आपका, ठीक है। राइट, समझ में आ रहा है ना, जल शक्ति। ध्यान रखें, ये जो चौथा जो ऑप्शन है ये आपका सही है और बाद बाकी सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मतलब स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर और कौन सा मंत्रालय बनाया गया, तो वो आपका आंसर यहाँ पे जल शक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं आराम से, जल शक्ति है। तो मैं इस पर थोड़ा सा मार्कर जो है चला देता हूँ, अगर चल जाए तो मार्कर कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका जल शक्ति, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके का है। तो देखो ये आपका 18वां क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आराम से आप देख लीजिए 18वें क्वेश्चन को। और यहाँ पे देखो ये कहा गया है आपसे, ये पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, और ये आपसे जो है पूछा गया। ध्यान रखें, विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखें, विजयनगर की जो हम्पी राजधानी है, वो प्राचीन राजधानी हम्पी है, वो कहाँ पर स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 फ्रेंड्स आपके लिए हैं। नंबर 1 है कर्नाटक, नंबर 2 है केरल, और नंबर 3 है तमिलनाडु, और नंबर 4 है तेलंगाना। तो ध्यान रखें, आपका यहाँ पे विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका आंसर है यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कर्नाटक आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लीजिए ध्यान से। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहत घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो किस में स्थित है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिसको, वो कहाँ पे स्थित है, वो आपको यहाँ पे बतानी है फ्रेंड्स, ठीक है। वो आपको यहाँ पे बतानी है कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका केरल है, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो आपका पश्चिम बंगाल है, चौथे ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है गंडीकोटा लिखा हुआ है। तो गंडीकोटा जिसे भारत की यहाँ पे जिसे है, ध्यान रखें, जिसे भारत की बृहत घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो किस में स्थित है। तो ध्यान रखें, आपका जो यहाँ पे जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आने वाला है फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से सुन लीजिए। भारत के यूपी चित्रों ने खालिस्तान में आयोजित फोलक्सम ग्रांड प्रिक्स 2019 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका फ्रांस है, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है रूस, और जो चौथा ऑप्शन है वो है स्वीडन। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो आपका चौथा जो ऑप्शन है वो एकदम से सही है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और इन 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है वो है स्वीडन। ध्यान रखें, 4 ऑप्शन में से कौन सा है, स्वीडन आपका राइट आंसर है। फ्रांस ये गलत है, ध्यान रखें, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो स्वीडन सही है। और अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देख लीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में स्थित है यानी कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इन 4 ऑप्शन में से आपको फ्रेंड्स जो है बताना है कि कहाँ पे है, नागपुर में है कि कोलकाता में है कि शिमला में है या फिर हैदराबाद में है।
तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान वो किस में स्थित है। तो ध्यान रखें यहाँ आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है शिमला, ये आपका आंसर एकदम से सही है फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा सा मार्क हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो सही है, शिमला। ध्यान रखें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, शिमला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें ध्यान से। तो देख लीजिए ये आपका 22वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको बताना है कि आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप है यानी जो फुल फॉर्म है वो आप आरटीजीएस की क्या है। आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पे बतानी है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, आप देख रहे हैं इसको कि यहाँ पे आपको पूछा गया है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं आपके। नंबर 1 ऑप्शन है रियल टाइम गेन सेटलमेंट, दूसरा ऑप्शन है रियल टाइम गेन सेटलमेंट। ये एक जैसे ही है मुझे ये रील है और ये रियल है, हाँ थोड़ा सा अंतर है, ये रील है और ये रियल है, टाइम गेन सेटलमेंट। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चौथा ऑप्शन है रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो एकदम से सही है। चलिए फ्रेंड्स आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देख लीजिए। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। ये आपका प्रसिद्ध मधुबनी जो कलाकार हैं वो आपको बताने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ सन 1984 की बात हो रही है, अब की बात नहीं, बहुत काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है। सन 1984 ये देख लो, सन 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका दे रखा है महासुंदरी देवी, दूसरा ऑप्शन है गंगा देवी, तीसरा है शशिकला देवी, चौथा है सीता देवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, सीता देवी। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे ये पूछा गया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और ये है आपका जीएस का प्रश्न, ठीक है। ये आपका किसका प्रश्न है, ये है आपका जीएस का प्रश्न। ये आप देख सकते हो ये किसका प्रश्न है, यहाँ पे ये आपका जीएस का प्रश्न है, ठीक है। समझ में आ गई। ये कह रहा है कि दाई फुफ्फुस धमनी राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी खालिस्तान होती है बाई के आकार यानी बाई के आकार में समान, और दूसरा बाई से छोटी, और तीसरा दे रखा है आपका यहाँ पे बाई की तुलना में चौड़ी। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है बाई की तुलना में चौड़ी है, ध्यान रखें। मैं इसको लिख देता हूँ बाई की तुलना में चौड़ी। तो मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका लिख देता हूँ बाई की तुलना में चौड़ी, बाई की तुलना में चौड़ी, बाई यानी लेफ्ट की तुलना, ध्यान रखें बाई की तुलना में चौड़ी, बाई की तुलना में चौड़ी, ध्यान रखें। ये जो है तीसरा ऑप्शन है आपका बाई की तुलना में चौड़ी। चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है बाई की तुलना में लंबी, बाई की तुलना में लंबी। ये आपका चौथा ऑप्शन है बाई की तुलना में लंबी। तो ये आपका बाई की तुलना में लंबी, ये आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दे रखी हैं फ्रेंड्स। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। दाई फुफ्फुस धमनी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है बाई के आकार में समान, दूसरा ऑप्शन है बाई से छोटी। पहले तो आकार में समान और बाई से छोटी दिया गया। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो दिया गया बाई की तुलना में चौड़ी, और यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया बाई की तुलना में लंबी। ध्यान से समझ लीजिए, समझ लो इनको 4 ऑप्शन को। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है।
तो ध्यान रखें आपका यहाँ पे जो चौथा आंसर है वो एकदम से सही है, बाएं की तुलना में लंबी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाएं की तुलना में लंबी, ये इसका जो आंसर है ना वो सही है। ध्यान रखें, बाएं की तुलना में लंबी, चौथा वाला आंसर ये एकदम से प्रॉपर है, सही है। बाद बाकी जो सभी ऑप्शन है वो गलत हैं। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें कहा गया है एक जैव रासायनिक यौगिक है, एक जैव रासायनिक यौगिक है, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखें ये 4 ऑप्शन आपके लिए हैं यहाँ पे। जीवित चीजों में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका जीवित चीजों में पाए जाने वाला खनिज आधारित यौगिक, तीसरा है जीवित चीजों में पाए जाने वाला हाइड्रोजन आधारित यौगिक, चौथा ऑप्शन है जीवित चीजों में पाए जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ध्यान रखें। बाद बाकी के जितने भी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये दे रखें। बाद बाकी के सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं उनमें शेयर कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स और उन्हें सलाह दें कि चैनल को वो भी जो है सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स जब भी जो है मेरी जो है मेहनत वसूल होगी, जब आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप खुद पढ़ोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में एक जो है नया टॉपिक, एक नई चीज़ लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।